करने वाले हैं जो आपका लास्ट चैप्टर है 12th क्लास का मैथमेटिक्स, जिसका नेम है प्रोबेबिलिटी। उसका नंबर 13 है, उसकी 13.3 एक्सरसाइज करेंगे, जो कि लास्ट एक्सरसाइज बनती है, आपके मैथ की लास्ट एक्सरसाइज बनती है। हमने पूरा मैथ आपका स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल एक एक सम, कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के साथ आपके चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इसका एक्सरसाइज का जो है सॉल्यूशन करते हैं, और हाँ वीडियो को शेयर करते रहिएगा। देखिए फर्स्ट सम क्या कहता है, इसमें कुछ ज्यादा बेसिक नहीं है, जितने लेंथी सम दिखते हैं आपको इतने ही इजी टाइप के सम हैं, इतने ज्यादा डिफिकल्ट टाइप के सम नहीं है ये। यहाँ पे आपकी बाइस थ्योरम का यूज होता है। देखिए उस थ्योरम का आप यूज कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ओके, 5 रेड है और 5 ब्लैक बॉल है। आगे क्या बोलता है, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, उसमें से एक बॉल निकाली गई है। इट्स कलर इज नोटेड, और उसका कलर नोट किया गया है। एंड इज रिटर्न टू द अर्न, उसको दोबारा से अर्न के अंदर डाल दिया गया है। मोर एवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। देखिए हिंदी में समझिए क्या बोलता है। ये बोलता है एक अर्न है आपके पास, उसमें से एक बॉल निकाली, आपने उसका कलर देख लिया और उसके बाद उसको उस अर्न में दोबारा से डाल दिया। जो अर्न था आपका उसके अंदर आपकी जो है 5 ब्लैक थी और 5 जो है रेड बॉल थी। अगर वो रेड बॉल आई तो उसी कलर की 2 रेड बॉल और डाल के दोबारा से फिर आपने रेड बॉल निकालनी है, या फिर वो ब्लैक बॉल आई तो उसी कलर की आपने ब्लैक बॉल डाल के फिर आपने वहां से ब्लैक बॉल निकालनी है। ये आपका सम है, ये आपने प्रोबेबिलिटी लगानी है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए मैं इतना ज्यादा सम के अंदर लिखूंगा नहीं, आपको ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए जो अर्न है उसके अंदर पहले तो लिख लेते हैं आपके पास क्या क्या है। यहां पे आपके पास रेड बॉल है, रेड बॉल्स इन ए अर्न, या लिखेंगे नंबर ऑफ रेड बॉल्स, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन ए अर्न। तो ये कितनी है आपकी, 5 है, 5। नंबर ऑफ रेड बॉल अर्न के अंदर कितनी है आपकी, 5 है। सिमिलरली नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन एन अर्न इज इक्वल टू, वो भी आपकी 5 है। ओके, अब क्या है, उसके अंदर से आपने एक बॉल निकाली है, मतलब ये आपका अर्न है, इसके अंदर आपका जो है ब्लैक रेड 5 रेड बॉल है और 5 ही आपकी ब्लैक बॉल है। इसके अंदर से आपने एक बॉल निकाली, क्योंकि आपने सेकंड बॉल निकाली है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो रेड है। तो पहली सिचुएशन में आपके 2 केस बनेंगे, या तो वो बॉल रेड निकल के आएगी, यहां पे रेड आएगी, रेड कितनी है 5, या फिर वो ब्लैक निकल के आए, ब्लैक कितनी है, ये आपकी रेड है, ये आपकी ब्लैक है, ब्लैक भी आपकी 5 है। अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जो पहली रेड बॉल आई है R1, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपकी नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन टोटल बॉल। अगर आपकी ब्लैक आई है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल अपॉन टोटल बॉल। तो इसको कैंसिल करेंगे तो आप ये 1/2 आ जाएगी, यहां से ये भी आपकी 1/2
2 आ जाएगी। इज इट राइट? ये फर्स्ट स्टेप था। अर्न के अंदर से एक बॉल निकाल ली। अगर वो आपकी रेड कलर की आएगी तो रेड कितनी है आपकी? 5 बॉल है, तो रेड कलर की पहली बॉल आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2 होगी। सिमिलरली अगर वो ब्लैक कलर की आई है, ब्लैक कलर की कितनी है आपकी? 5 बॉल है, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2 ही होगी। आफ्टर देन आपने कलर नोट किया, अगर वो रेड कलर की बॉल आई है, सेकंड देखिए यहां से ऐसे करके यहां से सीधी लाइन बना देते हैं यहां पे। अगर वो बॉल आपकी रेड कलर की आई है तो आपने अंक के अंदर है ना 2 बॉल उसी कलर की ऐड कर दी। रेड कलर की पहले कितनी थी? 5, अब 2 रेड कर दी, ठीक है। और ब्लैक कलर की आपकी 5 ही है, ठीक है। तो रेड कलर की आपकी टोटल बॉल कितनी हो गई यहां पे? 7, और ब्लैक कलर की कितनी है? 5। सिमिलरली यहां पे भी सेम सिचुएशन रही आपकी। क्या? अगर वो ब्लैक बॉल आई है तो रेड कलर की तो 5 ही रही है, आपने ब्लैक बॉल जो है 2 रेड कर दी उनके अंदर, ठीक है। अब ब्लैक बॉल 7 है, रेड आपकी 5 है, क्योंकि 2 सिचुएशन बनती है। पहली बार इन्होंने ये नहीं फिक्स कहा आपको कौन से कलर की निकाली है, इन्होंने सिर्फ ये कहा है फर्स्ट टाइम ए बॉल निकाली, उसका कलर नोट किया। अगर वो रेड कलर की आई तो रेड कलर की 2 बॉल डाल दी, अगर वो ब्लैक कलर की आई तो ब्लैक कलर की 2 बॉल डाल दी। अब आपके पास जो है टोटल केस बदल गए हैं और रेड और ब्लैक बॉल बदल गई है। अब ये कहता है कि जो सेकंड बॉल आई है, पहली का अगर पता है आपको, मान लीजिए पहली बॉल आपकी रेड आई है, क्या मान लीजिए पहली बॉल आपकी रेड आई है, पहली बॉल आपकी रेड आई है, ठीक है। ये बात कंफर्म हो चुकी है। अगर मैं अपर वाला केस लूं तो पहली बॉल आपकी रेड आई है, ये बात मेरे को कंफर्म है। अब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा कि दूसरी बॉल भी आपकी जो है रेड ही आए, R2 भी आपकी रेड ही आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दूसरी बॉल भी आपकी रेड आए, जबकि पता है पहली बॉल आपकी रेड की है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आया है आपका। अब देखिए रेड बॉल कितनी है? यहां पे 5 है। अब टोटल बॉल कितनी है? 5 और 2 7, तो 12 बॉल है आपकी टोटल, ठीक है। सिमिलरली अगर वो पहली बॉल आपकी ब्लैक आई है और सेकंड बॉल आपकी रेड ही आनी चाहिए, सेकंड बॉल आपकी रेड ही आनी चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी? देखिए अब रेड कितनी है आपकी? यहां पे रेड 7 है आपकी, तो यहां पे 7 कर लीजिएगा ये, ठीक है ना, 7, ठीक है। तो 5 to 7, और यहां पे अब रेड आने की कितनी है? 5/12, क्योंकि दोनों जो सेकंड थ्रू है ना उसमें आपकी रेड ही आनी चाहिए। देखो ये बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज ए रेड। देखो ये जो आपकी सेकंड बॉल है ना वो रेड ही आनी चाहिए, ठीक है। मैं फिर समझा देता हूं क्या किया इन्होंने। एक अर्न है, अर्न के अंदर से एक बॉल निकाल ली, 2 सिचुएशन है, वो रेड आ सकती है, वो ब्लैक आ सकती है। अगर वो रेड आई तो उसके अंदर 2 रेड कलर की डाल दी, तो रेड कलर की पहले 5 थी, अब 7 होगी। अगर वो ब्लैक कलर की आई तो ब्लैक कलर की पहले 2 थी, 5 थी, अब 2 डाल दी तो अब 7 होगी, ठीक है। पहले प्रोबेबिलिटी क्या थी? पहले अगर रेड बॉल की आती तो 5/10 1/2 थी, ब्लैक कलर की आती तो 1/2 थी। अब जब बॉल बढ़ गई है और हमारे को पता है अगर वो रेड बॉल आती है तो दूसरा भी आपको रेड ही बॉल निकालनी है, 7/12, और सेकंड भी आपने रेड ही बॉल निकालनी है, ये कहा गया है, ठीक है। अब सेकंड एडिशन बॉल ड्रॉन फ्रॉम पुट द अर्न एंड द बॉल इन ड्रॉन एट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज ए रेड, ठीक है। अब क्या करिए दोनों सिचुएशन को ऐड कर दीजिए, कंप्लीट जो प्रोबेबिलिटी होगी इस सब में, जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या? सेकंड ड्रॉन बॉल इज ए रेड, सेकंड सेकंड बॉल सेकंड बॉल बॉल इज ए रेड, ठीक है। वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आपने पहली जो है 1/2 में
मल्टीप्लाई कर देनी है, ये ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई कर देनी है 7/12 में ऐड कर देना है, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई कर देनी है प्रोबेबिलिटी जितनी भी आई है, और ये आपका 5/12 आ जाएगा। तो अब देखो ये 24 आ जाएगा नीचे, तो ऊपर 7 + 5, ठीक है, 7 और 5 12/24, तो 12 दूनी 24, तो 1/2 यहां से जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर बात करें एनसीईआरटी मैथ की, जो 13.3 एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट सम का 1/2 जो है आंसर है। और हालांकि ये सम बिल्कुल सिंपल सा था और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस टाइप के सम जो है पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, ए बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल एंड अनदर बैग कंटेन 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल, वन ऑफ द, ये वर्ड आप माइंड में मतलब बिठा लीजिए। अगर ये वर्ड लिखा हो वन ऑफ द, ये वर्ड लिखा हो वन ऑफ द, तो अगर 3 भी आपके पास यहां पे बैग 2 हैं, तो फर्स्ट में आपने 1/2 एंड 1/2 ले लेना है, क्योंकि 1/2 में 1/2 करेंगे टोटल 1 बनेगा। अगर बैग 3 होते और ये वर्ड दिखे, तो फर्स्ट में आपने 1/3 1/3 1/3 ले लेना है। वो आगे जो सम आएंगे ना उसमें मैं बताऊंगा आपको 1/3 1/3 1/3 आप कैसे करिएगा। देखिए पहले तो जो डाटा है लिख लेते हैं। पहला बैग है ये है, एंड अनदर बैग लिखेंगे बॉल्स, ये क्या है, इसमें बॉल्स हैं, बॉल्स इन ए फर्स्ट बैग इज इक्वल टू कितनी है, रेड, रेड कितनी है 4 है, और ब्लैक वो भी आपकी 4 है, ठीक है। एंड बॉल्स इन ए सेकंड बैग, वो कितनी है आपकी, 2 रेड हैं और ब्लैक, ब्लैक कितनी है आपकी 6 है। आई थिंक सो ये सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इसका मैप बनाना है। देखो समझना, एक बैग ये है आपका, एक बैग ये है, ये फर्स्ट बैग है आपका, और ये सेकंड बैग है आपका। आप बोर्ड में ऐसे कर सकते हैं, नो डाउट, ये सेकंड बैग है आपका, ठीक है, ये बैग्स हैं आपके। अब देखो क्या कहता है ये, भाई वन ऑफ द वर्ड लिखा, वन ऑफ द 2 बैग, दोनों में से एक बैग सेलेक्ट करना है। तो पहले आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, दूसरे आने की भी प्रोबेबिलिटी हाफ होगी। यानी कि अगर यहां से बात करें, यहां से ये दोनों बैग को कनेक्ट करके आप सिचुएशन बनाइए ऐसे। अब अगर फर्स्ट बैग आए उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, क्योंकि टोटल बैग 2 है, तो इसको प्रोबेबिलिटी E1 लिख सकते हैं आप। E1 कितना है, मैं इसको दोबारा से बना देता हूं यहां पे सिंपल सा, देखो कैसे। जो E1 इवेंट होगा, E1 होगा, उसके अंदर बैग 1 है आपका, और जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे E1 बैग आने की वो 1/2 होगी, क्योंकि आपके पास टोटल बैग 2 हैं। इसी प्रकार अगर E2 इवेंट की बात करें, E2 में बैग 1 है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की बात करूंगा, क्योंकि 2 बैग है, वो 1/2 होगी। समझ में आया। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपने ऐसे सीधी लाइन बना ले ली है। अब इसके बाद क्या कहता है, विच इज फाउंड टू बी रेड। भाई क्या किया इन्होंने, वन ऑफ, उनमें से एक बैग सेलेक्ट किया, उसमें से एक बॉल निकाल ली, और वो बॉल आपकी रेड कलर की आई। ओके, बैग फर्स्ट से
रेड कलर की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल केस कितने हैं आपके यहां से? टोटल है 8 और यहां से टोटल कितने हैं? यहां से भी 8 हैं आपके। फर्स्ट बैग से अगर रेड आई है तो 4/8 फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। अगर वो सेकंड बैग से रेड आई है तो 2/8। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और आगे कैसे लिखना है उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। आगे कैसे लिखेंगे यहां पे समझिएगा, बिल्कुल इजी सा सम है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का नहीं है। यहां पे प्रोबेबिलिटी किसकी? रेड बॉल की निकालनी है। जब आपको पता है, क्या पता है कि E1 जो बॉल है वो पहले निकल चुकी है और आपने प्रोबेबिलिटी रेड कलर की बॉल की निकालनी है। अब बिल्कुल सिमिलरली E2 का आपको पता है और रेड कलर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है सेकंड में, सेकंड बार में। आप समझ में आया? ये 2/8 हो जाएगा। और सेकंड बार में नहीं, इन्होंने एक ही बॉल निकाली है तो सेकंड को मत लिखना है यहां पे। ये अपने पास से ही बनाने हैं फॉर्मूले, कोई रट्टा नहीं लगाना आपने इसका। अब आगे इसमें एक सबसे मेन बात है वो पढ़ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, फर्स्ट बैग। तो फर्स्ट रो को इसमें बाइस थ्योरम का यूज करना है। तो यहां पे लिखेंगे, देखना समझना आप यहां से, मैं यहां पे ही इसका आंसर निकाल देता हूं। बिल्कुल इजी सा सम है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है आपने। ठीक है, देखो वो सेकंड बैग से आए तो यहां पे प्रोबेबिलिटी लिखेंगे क्या? वो बैग फर्स्ट से आया आपका, फर्स्ट बैग कि वो बॉल आपकी फर्स्ट बैग से आई। क्या क्या फॉर्मूला होगा? आपने जो फर्स्ट रो है ना, पहले तो जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ R/E1 है, इसको ऊपर रखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R/E1, क्योंकि फर्स्ट बैग से निकला है, अपॉन ये रिपीट कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R/E1, और इसमें ऐड कर दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो नीचे वाली रो है आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लाई R/E2, ये ऐड कर दीजिए। अब आप यहां पे इसका फाइनल आंसर निकाल दीजिए, बिल्कुल सिंपल है। ऊपर तो लिखिएगा जो ये ऊपर वाली 1/2 इंटू 4/8, 4/8 को आप कैंसिल कर सकते हो, अगर नहीं करो तो मत करना, क्योंकि फिर एलसीएम में दिक्कत नहीं आने की अगर मत नहीं किया तो। 1/2 इंटू 4/8 अपॉन, रिपीट करना है, 1/2 इंटू 4/8, इसमें ऐड करना है अपना नीचे वाले, नीचे क्या है 1/2 इंटू आपका 2/8। इसको सिंपल कर लीजिए, तो ऊपर तो 4 एकम 4, नीचे 8 दूनी 16 अपॉन 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 तो एलसीएम आ जाएगा आपका, तो ये 4 और 2 6 हो जाएंगे। अब देखो 16 से 16 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 2/3 आपका यहां से फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर एनसीईआरटी मैथ की बात करें तो 2/3 ही आपका फाइनल आंसर है। बिल्कुल सिंपल सिंपल से छोटे छोटे से सम है आपके, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप के सम नहीं। आप देख सकते हैं इस टाइप के सम आप कैसे करिएगा। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है। Of the students in a college, it is known that 60% reside in hostel and 40% are day scholar not residing in hostel. Previous year result report that 30% of all students who reside in hostel attain A grade and 20% of the day scholars attain A grade in their annual examination. At the end of the year, one of the student is chosen at the random from the college and he has an grade A. What is the probability that student is a hosteler? देखिए सिंपल सा है भाई, एक तो हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट है, एक डेली आने जाने वाले जैसे आप जाते हो, ठीक है। अब क्या किया, हॉस्टल में रहने वाले परसेंटेज में गिवन है भाई, हॉस्टल में रहने वाले इतने हैं, डेली वाले इतने हैं, ठीक है। जो हॉस्टल में रहने वाले हैं ना
उसमें जो ए ग्रेड मिला है, जिन्हें जो हॉस्टलर हैं उनको ए ग्रेड मिला है वो 30% है, और जो डेली वाले हैं वो 20% है। ठीक है, आपने प्रोबेबिलिटी निकालना है, एक तो उसको ए ग्रेड मिला हो और दूसरा वो हॉस्टल में रहने वाला हो। ये सिंपल सी लैंग्वेज में इस सम की जो है कैसे आपने जो है इस सम को करना है। अब देखिए बिल्कुल वही बनाएंगे हम, दो सिचुएशन। अब देखिए यहां पे क्या है आपका, यहाँ पे वन ऑफ द नहीं है कि भाई दोनों में से एक, यहाँ पे अलग अलग गिवन है। तो कैसे देखिए, अब एक हॉस्टल वाले ये हैं, हॉस्टल, और ये स्कॉलर हैं आपके। ठीक है, स्कॉलर हैं। अब ये क्या करते हैं, यहां से ये कॉलेज के अंदर जाते हैं, कुछ तो स्टे करते हैं, कुछ डेली आते जाते हैं। अब देखिए जो स्टे करने वाले हैं वो 60% है। स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज नोन एज 60% reside in a hostel and 40 are scholar not residing in hostel। यानी कि जो हॉस्टल में रहने वाले हैं वो 60% हैं, यानी कि इवन आपका 60% है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकाले यहां से, वो क्या आ जाएगा, 60/100। ठीक है, यहां तक। अब सिमिलरली जो E2 हैं, जो डेली आते जाते हैं, वो कितने आपके 40% है। तो डे स्कॉलर है वो 40% है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकाले तो टोटल केस परसेंट है, बटे में 100 करना पड़ेगा आपको, 100 ये हो जाएंगे सिंपली। अब यहां से आगे सिचुएशन बनती है, देखिए आगे क्या सिचुएशन बनती है। देखिए यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक तो उसको ए ग्रेड मिला हो, दूसरा वो क्या हो, हॉस्टलर हो। अब ए ग्रेड मिला है किसको, जब इवन आपको पता है, समझिएगा, यानी कि ये हॉस्टलर है, इवन का तो आपको पता है कि भाई ए ग्रेड मिला है, वो निकालना है इवन वाले बच्चों को। वो कितने हैं आपके, यहां पे गिवन है, वो आपके 30% है, रिजाइड इन हॉस्टल। ठीक है, 30%। वो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 30/100 कर लीजिए। ठीक है, अब सिमिलरली जो ये डेली आने जाने वाले हैं, इसमें ए ग्रेड मिला है, यहां पे E2 है ये आपके, ये कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके 20। उनको ए ग्रेड मिला है 20/100। ठीक है, अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ए ग्रेड मिला हो और वो आपके क्या हो, हॉस्टलर हो। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, यहां से सम को कर देंगे, प्रोबेबिलिटी गेट ए ग्रेड, प्रोबेबिलिटी गेट उसको ए ग्रेड मिला है, एंड वो क्या है, हॉस्टलर है। ठीक है, वो हॉस्टलर है। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है आपने, क्या, हॉस्टलर वाली लाइन को ऊपर रखिए। देखिए ये हॉस्टलर वाले है ना, इनको ऊपर रखना है आपने। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेड मिला है और वो हॉस्टलर है, और नीचे इसको रिपीट कर देना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेड मिला है और वो हॉस्टलर है, प्लस जो ये बिना हॉस्टल वाले थे ना, ये भी लिखो यहां पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेड मिला है और वो E2 के हैं। ठीक है, सिमिलरली ऊपर ऊपर वाली लाइन रख दो, नीचे नीचे वाली लाइन रख दो। कैसे देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, 60/100, मल्टीप्लाई करना है आपने, कितना, 30/100 अपॉन, यहाँ पे 60/100 मल्टीप्लाई करना है 30/100, इसमें ऐड कर देना है आपने जो नीचे वाली लाइन है, ये है 40/100 इंटू ये है आपका 20/100। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। यहां पे देखिए नीचे तो आपका 1 0 0 0 0 हो जाएगा, 18।
ऊपर तो 1800 और नीचे आपका हो जाएगा, सेम एलसीएम रहेगा 40, और ये 6 तिये 1200 और 4 दूनी 800, 1200 और 800 2000, आपका यहाँ पे 2000 हो जाएगा। अब देखो नीचे से नीचे खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 निमे 18 और 2 दाए 20, तो आपका 9/10 आपका यहां से फाइनल आंसर होगा। अगर बात करें एनसीईआरटी मैथ की, ये 13 देखना, 6 तिये 18 और 4 दूनी 8, 6 तिये 18, 6 तिये 18 और 4 दूनी 8, 26 होगा, ये 26 लिखे यहाँ पे, तो ये 13 हो जाएगा, 13 दूनी 26। ठीक है, आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल है, इसमें जो पूछे ना उस लाइन को आपने ऊपर रखना है, उस लाइन को ऊपर रखना है, फिर वो लाइन रिपीट करके जो बची हुई नीचे वाली लाइन है ना वो नीचे रख देनी है। मैं हर एक सम आपको इसी स्टाइल में कराने वाला हूं, समझ में आया? नो बकवास, सीधा सम करेंगे आप, और ये गलत भी नहीं होगा। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो जो डाटा आपको चाहिए बिल्कुल इनफ है, वो सारे का सारा आपका यहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। In answering a question on a multiple choice test, a student either know the answer or guess. देखिए, अगर वो आंसर जानता होगा तब प्रोबेबिलिटी 1 होगी, नो द आंसर, और गैस करेगा वो आपको, मतलब वो तुक्का लगाएगा, वो आपको गिवन होगा सब में। ठीक है, लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी ही नो द आंसर, वो दे दिया भाई 3/4 प्रोबेबिलिटी है, वो आंसर को जानता है, एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट गैस, वो तुक्का मारे वो 1/4 है, एज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गैस द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4 है, वो गैस करे मतलब तुक्का मारे और वो ठीक हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। आपने क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नो द आंसर, अपना प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि स्टूडेंट आंसर को जानता है, दैट ही नो द आंसर करेक्टली, और वो करेक्ट होना चाहिए, तुक्का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा फंडा, देखो क्या बोलता है ये, मैं सिंपल भाषा में समझाता हूं। एक स्टूडेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि भाई वो गैस करेगा, ये प्रोबेबिलिटी है, तुक्का मारेगा, ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोल दिया कि वो तुक्का मारे और उसका करेक्ट आंसर आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है मैथ में। बट यहां पे ये नहीं बताया इन्होंने कि जब वो मतलब आंसर को जानता होगा, मतलब नो द आंसर, वो आंसर को जानता होगा तब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी। इंपॉर्टेंट सम है क्योंकि इसमें एक छोटा सा डाटा नहीं गिवन है, यही बच्चे कंफ्यूज होंगे। देखिए इसको ग्राफ से बनाते हैं, कैसे समझिएगा। अब आपका एक स्टूडेंट है, एक बार तो ये गैस करता है, यहां पे गैस, और यहां पे ये नो, के एन लिख देते हैं, ये नो, ये पर्सन को जानता है। ठीक है, ये यहां पे अलग अलग प्रोबेबिलिटी गिवन है आपको। देखिए अगर वो गैस करे तो इवन इवेंट, यहां पे डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी गिवन है, नो द आंसर और गैस, लेट 3/4 द प्रोबेबिलिटी, यहां पे डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी है दैट ही नो द आंसर, ये नो है, प्रोबेबिलिटी है E2 कि वो आंसर को जानता है, ये कितनी है आपकी 3/4, और 3/4 को 1 में से घटा दो तो कितना आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा, वो भी गिवन है कि वो गैस करे तब प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो 1/4 है सिंपली। अब इसके बाद यहां पे चले आइए, आगे क्या कहता है कि हु गैस द आंसर विल करेक्ट, अगर वो गैस करे और आंसर करेक्ट हो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ये गैस वाली है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी है कि पता है कि उसने गैस किया है, E1 तो पता है, और आंसर करेक्ट हो इसका E1, तो वो आपको गिवन है, वो कितना गिवन है आपको 1/4, और ये आपको गिवन नहीं है। भाई अगर वो जानता होगा, अगर वो आंसर को जानता होगा और करेक्ट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 ही होगी। भाई अगर आंसर उसको पता है और करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी वो तो 1 ही होगी इसमें सिंपली। अब क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नो द आंसर,
मतलब नो द आंसर, ये नीचे वाली लाइन ऊपर रखनी है और आंसर आपका करेक्ट हो, मतलब नीचे वाली लाइन ऊपर रखनी है। अब इसका फॉर्मूला बना लीजिए, यहां पे क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, स्टूडेंट नो द आंसर, नोज द आंसर, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी निकालनी, सिंपल है भाई। ये फॉर्मूला आपने बनाना है, बनाना कैसे है, वो नो वाली लाइन को रख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर हो जब वो आंसर को जानता हो, इसको नीचे रिपीट कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी किसकी करेक्ट हो और वो आंसर को जानता हो, प्लस ये ऊपर वाली लाइन यूं की यूं प्लस कर देनी है आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और यहां पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जब वो करेक्ट आंसर को जानता हो। आई थिंक सो ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए आपने क्या करना है, यहां पे पुटअप करिए बस वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। करिए, यहां से E2 कितना है 3/4 प्लस 3/4 इंटू 1 करना है, ये ऊपर वाला फंडा है ना, ऊपर वाले में इंटू 1 करना है। यहाँ पे 3/4 इंटू 1 अपॉन, इसको रिपीट कर दीजिए 3/4 इंटू 1 प्लस, अब ये ऊपर वाला 1/4 इंटू 1/4 होगा, ये इंटू 1/4 होगा। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आया है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए ऊपर तो आपका 3/4 होगा, नीचे देखो, नीचे तो 4 चौक 16 हो जाएगा एलसीएम, 16 एलसीएम हो जाएगा, ये नीचे नीचे आपका 16 एलसीएम हो जाएगा, ये 4 चौक 16, 4 चौक 4 तो ये 12 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, तो यहां से आपका कितना बनेगा, ये 3/4 और ये 16 तो ऊपर आ जाएगा और 12 और 13 नीचे आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 तिये 12/13, ठीक है। 12/13 इस सम का जो है आपका फाइनल आंसर होगा। बात करें एनसीईआरटी मैथ की तो 12/13 आपका करेक्ट आंसर है। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी टाइप का सम है, ज्यादा टिपिकल टाइप का सम नहीं है, आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, यहां से A laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present। देखिए समझिएगा भाई, जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं किसी लेबोरेटरी के अंदर तो वहां पे क्या होता है, हो सकता है वो गलत टेस्ट, मतलब जो भाई इंस्ट्रूमेंट तो है, हो सकता है गलत रिजल्ट दे दे, आप पॉजिटिव ना हो फिर भी आपको पॉजिटिव बता दे। तो ये कहता है कि जब आप लेबोरेटरी के अंदर जाते हो ना तो 99% तो वो ठीक बताता है कि भाई 99% अगर बीमारी होगी ना वो ठीक बताएगा, उसमें एक थोड़ी सी कमी भी है, और वो कमी कितनी है, वो कमी है 0.5%। भाई 0.5% आप ठीक भी हो फिर भी वो आपको बीमार बता देगा, समझ में आया, इट राइट। हाउएवर द टेस्ट ऑल्सो यील्ड ए फॉल्स, वो टेस्ट फॉल्स बताता है, मतलब आप पॉजिटिव नहीं थे फिर भी आपको पॉजिटिव बता देगा, वो 0.5% है। और आगे इन्होंने थोड़ा सा इसको ब्रैकेट में लिख के ये लेंथी बना दिया है क्वेश्चन, ये यहाँ पे 0.05 पर प्रोबेबिलिटी दे दी 0.5% की, मतलब ये जो यहां तक लाइन है ना, ये जो लाइन इन्होंने ऐड की है ना ये एक्स्ट्रा है, इसकी 0.5% की ये प्रोबेबिलिटी निकाली है यहां तक, समझ में आया। इफ देखो यहां से स्टार्ट होता है आगे सम, इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिसीज, मतलब डिसीज जो बीमारी है वो कितने कितने जो है पॉपुलेशन को है, वो है 0.1% को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज डिसीज, एक तो उसका बीमारी होनी चाहिए और गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव, और टेस्ट में भी रिजल्ट पॉजिटिव देना चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सिंपल है, देखो समझना भाई क्या है, यहां पे दो ही सिचुएशन है बाइस थ्योरम में, क्या है, पहली तो उसको डिसीज हो,
यहाँ पे डी से डिनोट करते हैं, एक तो उसको डिसीज हो या फिर वो क्या हो वो हेल्दी लिख देते हैं एच से, हेल्दी हो। अब डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी, डिजीज होना वो कितना दे रखा है 1%। कहां है वो 1%। पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, डिजीज कितनी है 1% को है, तो इवन आपका 1% है, यानी कि 0.1% है। अब अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे इवन की तो बाय 100 हो जाएगा, यानी कि 0.1 बाई 100। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 0.001। अगर लिखना चाहो तो यहां पे लिख भी सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.001। ठीक है, अब देखो यहां से नेक्स्ट आगे क्या बोलता है। अब यहां से कॉमन सेंस है भाई, बीमारी 1% को है तो ठीक कितने हैं आपके, ठीक कितने हैं आपके। अब देखो 0.001 है ये, या फिर 0.1% है। ठीक है, 0.1% है। अब 100 में से 0.1 गया तो 0.99 आ गया आपका, 0.99 आ गया। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की करूं बात, जो हेल्दी है, तो जो आपको गिवन है ना ये प्रोबेबिलिटी कि भाई वो बीमार है, उसको एक में से घटा दो, 1 माइनस 0.001, तो ये आ जाएगा आपका 0.999। ठीक है भाई, ठीक बीमार इतने हैं तो ठीक कितने होंगे भाई, ठीक और गलत की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना, तो ये बीमार वाले एक में से घटा दो, ये ठीक वाले आ जाएंगे। अब उन्होंने कहा कि टेस्ट पॉजिटिव हो, भाई जो इंस्ट्रूमेंट है वो 99% ये बताता है, अगर उसने पॉजिटिव बता दिया ना तो बीमार है। पहली में इसमें बीमार है, ये बीमार है, ये पता है कि वो बीमार है। अब टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो वो कितना है 99% है, वो कितना है 99% है। और 99% की अगर प्रोबेबिलिटी निकाल लें तो 99% है ना ये, हाँ 99% है, 99/100 हो जाएगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 0.99 हो जाएगा। ठीक है ना। और ये क्या बोलता है अभी यहाँ पे भाई, वो गलत बताएगा, मतलब 0.005 जो है प्रोबेबिलिटी होगी वो हेल्दी होगा, बट टेस्ट उसको पॉजिटिव बता देगा। भाई टेस्ट उसको है ना पॉजिटिव बता देगा, बट वो हेल्दी होगा, E2 हेल्दी होगा, वो कितनी है 0.0005, ये है आपके। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन इज डिजीज, भाई डिजीज वाली ऊपर रखनी है लाइन और वो पॉजिटिव भी हो, सिंपल। देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला, ऊपर वाली लाइन नीचे रिपीट करके नीचे वाली लाइन को ऐड कर दो, सिंपल है सम, बिल्कुल सिंपल है। देखिए अभी इसको खत्म कर देते। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है आपने, प्रोबेबिलिटी निकालनी है पर्सन हैज डिजीज, पर्सन हैज द डिजीज एंड टेस्ट पॉजिटिव, और टेस्ट क्या आए पॉजिटिव आए, तो वो क्या होगी सर, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। भाई डिजीज वाली आपने ऊपर रखनी है, ऊपर क्या है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जब टेस्ट आपका पॉजिटिव है। सिमिलरली ये लाइन रिपीट कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी किसकी P पॉजिटिव है यहाँ पे E1, और प्लस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जब आपका टेस्ट पॉजिटिव है, सिंपल। अब ये यहां से आपने वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आएगा। देखिए कैसे, ऊपर वाली लाइन है ये कितनी है आपकी, आप है ना इसको अगर 100 कर दे यहाँ पे, और इसको 5% को बटे में कर दे तो 100 सीधा ही आ जाएगा आपका, या फिर इसको रख लो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें रख लो 0.001 मल्टीप्लाई करना है 0.99, क्योंकि इसमें उलझ जाओगे आप पॉइंटों में, कोई नहीं मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये रिपीट कर दो 0.001 गुणा
0.99, इसमें आपने क्या करना है, ऐड करना है ये नीचे वाला 0.999 मल्टीप्लाई किससे करनी है, 0.005 से। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन की। चलिए इसकी कैलकुलेशन करता हूं मैं, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। जब आप 0.001 की 0.99 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 99 तो आएगा। पॉइंट कितने अक्षरों के बाद लगेगा, देखो 2 अक्षरों के बाद यहां है और 3 ये 5 के बाद लगेगा। 1 2 3 4 5, 5 के बाद पॉइंट लगेगा और नीचे गुणा कर लो आप। पहले तो सिंपली गुणा कर लो, जब इसके साथ करेंगे तो ये आपका नीचे तो क्या आ जाएगा, यहां पे ही लिख देता हूं मैं, यह आ जाएगा आपका 0.00099, 2 2 4 और 1 5। ठीक है, क्योंकि 2 3 और 2 5, 2 2 4 और 5। अब इसकी 5 से गुणा करो, पहले सिंपली इसकी गुणा करो 5 से। जब इसकी 5 से गुणा करोगे 9 5 45, 9 5 45, 45 और 4 49, 9 5 45 और 4 49, तो ये आएगी आपकी 9 5 45 हासिल 4, 9 5 45 और 4 49 हासिल 4, 9 5 45 और 4 49। ठीक है, और पॉइंट कितने अक्षरों के बाद लगेगा, 3 और 3 6 के बाद लगेगा। 1 2 3 4 5 और 6 के बाद पॉइंट लगेगा। मतलब इसमें ऐड करना है आपने, 6 के बाद लगेगा ना, ये आपका यहां से 0.6 डिजिट है, 1 2 और आपका ऐसे 4 9 9 5, अपने पास से 0 बढ़ा लीजिए यहाँ पे। और जब इनको ऐड करेंगे तो ये 5 9 और 9 18, हासिल 1 9 9 18 1 19, 4 और 1 5, ये 0 0.0, तो ये बनेगा आपका। ठीक है, अब डिवाइड करना है आपने। यहां पे आप देखिए, यहां पे कितना है, 0.00030 और 99 के बाद 0 है, अपॉन यहां पे आपका 0.05985। ठीक है, अब देखो 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब ये किस पे जाएगा, पहले तो 5 पे कैंसिल कर दीजिए, 5 एकम 5 और 4 9, 4 5 एकम 5 और 4 9, 5 9 45 और 1 5 दूनी 10। फिर जाएगा आपका ये 5 पे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 4 9, 5 9 45, 46 47 और 5 से 35। ठीक है, अब 9 पे काटो इसने, 9 18, 9 दूनी 18, पहले आपने ये 5 पे करा, फिर ये कितने पे जाएगा आपका, 5 पे, 5 एकम 5 और 4 9, 5 9 45, 45 4 49, 5 8 40, 8 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 बटे यहाँ पे 9 एकम 9, 2 11, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 28 29, 9 तिया 27, यानी कि 22 बटे 33 आपका यहाँ से फाइनल आंसर होगा सम का। देखिए बिल्कुल इजी टाइप का सम है, देख लीजिए, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का जो है सम नहीं है। 22 बटे 133 आपका फाइनल आंसर होगा। एनसीईआरटी मैथ में भी यही है आपका। आई थिंक सो ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी टाइप का है, जस्ट कैलकुलेशन थोड़ी सी आपने देखनी है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, देयर आर 3 कॉइन्स। अब 3 कॉइन्स है। अब यहाँ पे एक बात नोट करना, वन ऑफ द वर्ड लिखा है, वन ऑफ द वर्ड लिखा है तो बिल्कुल आंखें मीच के 3 बॉक्स बनाइए। ये 3 कॉइन्स है आपके, ये हैं आपके कॉइन्स। ठीक है, ये कॉइन्स है आपके। इन कॉइन्सों में से आपने क्या करवाना है, 3 निकालने हैं यहाँ। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन होगी, वन ऑफ द वर्ड लिखा है ना, तो इक्वल बांट दो आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 होगी, वो भी 1/3 होगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या होगी, वो भी आपकी 1/3 ही होगी। अब इसके बाद देखिए ये डायरेक्ट, यहां से तो डायरेक्ट ही ले लेंगे, और ये ठीक है। अब आगे क्या कहता है, देखो वन ऑफ द वर्ड पढ़ते ही 3 हो तो 1/3, 4 हो तो 1/4, 1/4, 1/4,
5 हो तो 1/5 ये लिख देना है आपने, क्योंकि रेंडमली सिलेक्ट करता है। उन तीनों में से एक आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 ही होगी, और 1/3 1/3 1/3 को ऐड करेंगे ना, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी। समझ में आया? अब आगे देखो, आगे पढ़ो। देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज टू हेडेड कॉइन, भाई एक पर दो हेड है, हेड ऑन बोथ फेस। अनदर इज बाइज्ड कॉइन, दैट कम्स अप 75%, तो मतलब हेड आने के चांस है, एंड जो 25% है वो टेल आने के चांस है। एंड थर्ड इज अनबाइज्ड कॉइन, वो ठीक सिक्का है आपका, उस पे इक्वल चांस है हेड आने का और टेल आने का। वन ऑफ द 3 कॉइन्स, ये लाइन लिखी है तो पहली तो बनी जाएगी आपकी। और यहां पे है ना, फॉर्मूले में भी आपने ये कर देना, ऊपर वाला तो ऐड कर लेंगे यहां पे E1, ऊपर वाला तो ऐड कर लेंगे यहां पे E2, ऊपर वाला तो ऐड कर लेंगे यहां पे E3, क्योंकि 22 थ्योरम लगेगी आपकी। ऊपर वाला क्या बोलता है, इट सो हेड, भाई यहां से भी हेड आने की, यहां से भी हेड आने की, और यहां से भी हेड आने की। बिल्कुल सिंपल है, अब तो हो ही लिया ये सब। और आगे क्या बोलता है, इट शो हेड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज टू हेडेड कॉइन। टू हेडेड कॉइन आपकी देखिए, ये फर्स्ट थी, इसमें टू हेडेड थे, टू हेडेड फर्स्ट वाली में थे, यानी कि फर्स्ट वाले को तो ऊपर रखेंगे, बाकी फर्स्ट वाले को रिपीट करके जो बचे दोनों इनको ऐड कर देंगे, वही आंसर होगा। सिंपल आंसर होगा इसका, देखिए कैसे करिएगा। सबसे पहले तो हेड आने की, तो ये देखो वन टू हेडेड कॉइन है, भाई दोनों फेस पे हेड है, हेड आने की टोटल प्रोबेबिलिटी, इधर से फेंक लो उधर से फेंक लो, आना हेड ही है तो एक है वहां पे, एक है, ठीक है, हेड आने की। दूसरी सिचुएशन में 75% हेड आना है, तो 75% में जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना, बटा 100 करना पड़ेगा, तो 25 या 75 और 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा। और थर्ड केस में वो अनबाइज्ड है, उसमें इक्वल चांस है, क्योंकि हेड और टेल आ सकती है, टोटल केस 2 हो गई, हेड आने का क्या होगा 1/2, तो उसकी 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी। अब जैसा अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। प्रोबेबिलिटी किसकी, कि हेड आए, और वो कहां से आए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द हेड, टू हेडेड, प्रोबेबिलिटी टू हेडेड, यहां पे लिख लेते हैं, जो है ना आप पूरा लिख लीजिएगा वहां पे जो आपका पूछ रखा है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, टू हेडेड, टू हेडेड की प्रोबेबिलिटी। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिए, टू हेडेड ये ऊपर वाली लाइन है ना, तो ऊपर वाली लिख दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, जबकि हेड निकालना है यहां से, ऐसे ही रिपीट कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालना है E1, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हेड निकालना है, हेड निकालना है, ऐसे ही प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 और हेड निकालना है, ठीक है, ये हो जाएगा। सिमिलरली अब वैल्यूज रख दीजिए, आपको वैल्यू पता है, ऊपर वाले लिखने 1/3 इंटू 1 अपॉन, इसको रिपीट कर दीजिए, 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 3/4, 1/3 इंटू 3/4, इसमें ऐड कर देना है लास्ट वाली 1/3 और 1/2, 1/3 इंटू 1/2, सिंपली आया समझ में। तो यहां से ऊपर तो हो जाएगा 1/3, नीचे क्या होगा, देखो एलसीएम ले लो नीचे से, नीचे से 4 3 12, 12 ही ले लो आप, तो 3 चौके 12, और यहाँ पे 3 एकम 3, और 3 दूनी 6 दूनी 12, तो यहां से आपका क्या बनेगा, ये 1/3 अपॉन 4 3 7 और 2 9, 9/12, तो इसको अगर सोल्व करें तो 1/3 इंटू 12/9 पलट जाएगा ऊपर, तो 3 चौके 12, तो यहां से फाइनली 4/9 आपका फाइनली आंसर होगा। अगर बात करें एनसीईआरटी की मैथ की, तो 4/9 ही आपका जो है फाइनल आंसर है। आई थिंक सो ये सम मैं आपको समझा पाया, बिल्कुल इजी टाइप का सम था, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं था, देख लीजिए आप, ठीक है, बिल्कुल इजी टाइप का सम है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड
2000 स्कूटर ड्राइवर का इंश्योरेंस किया है, 4000 कार ड्राइवर्स का एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स का इंश्योरेंस किया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट आर, मतलब जो एक्सीडेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि भाई एक्सीडेंट वो किससे हो, स्कूटर से हो, ये आपका कार है, ये आपका ट्रक है, प्रोबेबिलिटी गिवन है। वन ऑफ द, अब यहां पे नोट करना, ये वन ऑफ द वर्ड लिखा है, वन ऑफ द वर्ड लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे सिचुएशन भी गिवन है ऊपर। अगर सिचुएशन गिवन ना हो और वन ऑफ द वर्ड लिखा हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज सिचुएशन के अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए समझिएगा, बिल्कुल इजी सम है। आपके ये 3 है, ये आपका ट्रक वाला है, पहला कौन से आपका स्कूटर है, ये स्कूटर वाले हैं। सेकंड कौन सा है आपका, कार वाले हैं। और थर्ड है आपका क्या है, ये थर्ड आपके कौन से ड्राइवर हैं, ये ट्रक ड्राइवर हैं, ठीक है। ये आपके टोटल व्हीकल वाले हैं। अब यहां से देखिए 3 सिचुएशन बनेगी यहां पे। अब यहां से अगर बात करें स्कूटर की, स्कूटर में टोटल स्कूटर वाले यहां पे आप लिख भी दीजिए अगर लिखना चाहो तो। स्कूटर वाले टोटल कितने हैं आपके, 4000। तो इवन इवेंट कितना है आपका, यहाँ पे 2000 है, 2000 क्या है आपके स्कूटर वाले हैं। और E2 यहाँ पे लिख लेते हैं, E2 इवेंट है आपका, वो कितने हैं आपके, जो कार ड्राइवर वाले हैं वो आपके 4000 हैं। और जो E3 हैं आपके ट्रक ड्राइवर हैं वो कितने हैं आपके सर, वो आपके 6000 हैं, ठीक है। अब आपने यहां से प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1 की। E1 की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, जो आपके स्कूटर ड्राइवर अपॉन टोटल ड्राइवर, 6 और 4 10 और 2 12, तो ये 12000 हो जाएंगे। तो 12000 देखो 3 जीरो से 3 जीरो, 2 6 12, तो ये 1/6 आ जाएगा। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा, यहां से वो होगा आपका 4000 बटे 12000, 3 जीरो से 3 जीरो, 4 3 12, तो ये 1/3 हो जाएगा। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या होगा आपका, 6000 बटे 12000, और आपने सिंपल पता है 6 दूनी तो 12 ही होता है। अब आपके पास E1 E2 और E3 तीनों प्रोबेबिलिटी हैं। इसके बाद देखो इन्होंने तो सिंपल सा काम कर दिया, आगे तो प्रोबेबिलिटी दे दी। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, एक्सीडेंट की है ये, एक्सीडेंट की, इससे कि वो आपका स्कूटर से हो। प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट की किससे, वो आपका कार से हो एक्सीडेंट, वो हमने पता है E2 होगा। और यहां पे प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट वो आपका ट्रक से हो E3, तो ये आपको गिवन है, ये तो सिंपल सा बना दिया। 0.01, 0.01, ये है आपकी 0.03, और ये है आपकी 0.3, सिंपल। आई समझिए, रिस्पेक्टली होता है इसी क्रम में, जो क्रम आपको गिवन है इसी क्रम में है। अब फाइनली आंसर निकाल दीजिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए स्कूटर ड्राइवर, यानी कि पहली लाइन की निकालनी है, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्या वो स्कूटर ड्राइवर हो, स्कूटर ड्राइवर हो। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, स्कूटर वाले ऊपर रखने हैं आपने। ये फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 स्कूटर वाले इनटू प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट हो किससे, स्कूटर से। अब इसको रिपीट करिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी में एक्सीडेंट हो किससे, स्कूटर से, प्लस नेक्स्ट क्या है आपका कार, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एक्सीडेंट किससे हुआ, कार से, E2, प्लस इसमें लिखेंगे प्रोबेबिलिटी E3 यानी कि ट्रक से, और यहां पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट किससे हुआ, E3 से। आई थिंक सो यहां तक समझा पाया। अब इसके बाद सिंपली देखिए, पहली लाइन थी ना, ये आपका क्या है, एक्सीडेंट हुआ है किससे, स्कूटर से, स्कूटर से एक्सीडेंट, ये लिखो इसको आप, स्कूटर से एक्सीडेंट हुआ है, तो स्कूटर वाली रो को आपने ऊपर लिख देना है, नीचे रिपीट करके रो, और जो 2 रो बची है ना वो नीचे लिख देनी है आपने। देखिए कैसे सिंपल है। अब 1/6 को मल्टीप्लाई करना है आपने किसके साथ, 0.01 के साथ, अपॉन, रिपीट कर दीजिए,
1/6 मल्टीप्लाई 0.01 जमा यहां से ये बना था आपका 1/3 मल्टीप्लाई किससे करना है आपने 0.03 जमा ये लास्ट वाला बना था आपका 1/2 और मल्टीप्लाई करना है आपने 0.15 से। सिंपल है, इसको सोल्व करना है। देखो पॉइंट हटा लो पहले, तो इस पॉइंट को हटा के नीचे 100 लिख दीजिए, इस पॉइंट को हटा के नीचे 100 लिख दीजिए, इस पॉइंट को हटा के नीचे 100 लिख दीजिए। अब सिंपली एलसीएम ले लीजिए। ऊपर से तो आपका देखो 600 आ जाएगा एलसीएम, ऊपर कितना बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 1/600 आ जाएगा ये। और मैं यहाँ पे सीधा ले लूं, अभी आप तो करिए, सीधा मत लीजिएगा क्योंकि फिर 300 भी आएगा यहाँ पे, तो प्लस ये आ जाएगा आपका 3/300 300, ठीक है ना। अगर काटना चाहो तो काट देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं काटना चाहो तो मत काटना। तो ये 15/200 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब सिंपल है, एलसीएम ले लीजिए, 600 ही आ जाएगा इसका। तो ये 1/600 अपॉन यहाँ से जब ये आपका 600 एलसीएम आ जाएगा ना नीचे, तो ये 600 यहाँ तो 1 हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 300 दूनी 600, 3 दूनी 6 हो जाएगा प्लस, यहाँ से 200 तिया 600, 15 तिया 45 हो जाएगा। देखो 600 से तो 600 कैंसिल आपका, तो ये 1/45 और एक 46 46 और 6 52, ठीक है। तो जो है आपका 1/52 जो एनसीईआरटी मैथ है में भी आपका 1/52 ही आंसर है। आई थिंक सो ये सम समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था। हमने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और हर एक कैलकुलेशन बिल्कुल अच्छे से समझाई है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। A factory has two machine A and B. Past records show that machine A produced 60% of the item of the output and machine B produced 40% of the item. दो मशीन है A and B. Further, 2% of the item produced by machine A और 1% item produced by machine B are defective. Defective है. All the item are put into the stock pile and then one item is chosen at random from this and is found to be defective. अब ये मेन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन बी। बी को आपने ऊपर रखना है, तो सिंपल है यार, दो मशीन है, लिख लीजिए। ये मशीन आपकी ए है, ये मशीन आपकी बी है। इन दोनों मशीनों से आपने जो है प्रोडक्ट बना रही है। ये जो E1 है, जो ए है उसका E1 मान लेते हैं। ए प्रोड्यूस 60%, जो E1 है आपका वो 60% है। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो ये 60/100 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार E2 जो मशीन है वो कितना प्रोडक्शन करती है, वो 40% करती है, 40%। अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकाल लूं E2 की, तो वो आपका 40/100 हो जाएगा। ये सिंपल, यहां तक सम आ गया होगा समझ में। के बाद देखिए क्या करना है आपने, इसके बाद है फर्दर 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए एंड 1% आइटम प्रोड्यूस बाय बी आर डिफेक्टिव। भाई ए मशीन द्वारा यानी कि यहां से हम सीधी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, वो डिफेक्टिव है जो ए मशीन द्वारा है, जबकि E1 का पता है और वो आपका डिफेक्टिव है आइटम, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। वैसे गिवन है कि 1% प्रोड्यूस होते हैं जी, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना बाई 100 कर लेते हैं आप। 1% मशीन ए से एंड बी से जो है यहां पे 2%, फर्दर 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए से 2% है आपके, और जो मशीन बी है उससे डिफेक्टिव आने के कितना है, वो 1% है, तो 1/100। सिंपल है, सिंपल है। इट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द फाउंड टू डिफाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज बी मशीन से, यानी कि बी वाली कैलकुलेशन ऊपर रखनी है आपने, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो डिफेक्टिव हो और बी मशीन से आया हो, तो सिंपली बी वाली लाइन को ऊपर लिख दीजिए आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 पता लग चुका है, जबकि डिफेक्टिव निकालना है मशीन सेकंड से, अपॉन इसको रिपीट कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ
डिफेक्टिव E2 से आया है, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ वो डिफेक्टिव आया है कहां से, E1 से। सिंपली अब यहाँ पे जो है ये पुटअप कर दीजिए जो वैल्यू है, ठीक है, और आपका यहां से आंसर आएगा। बिल्कुल सिंपल सा सम था। चलिए अब वैल्यू निकालते हैं। दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, यानी कि E2 वाले ऊपर रखना है, वो 40/100 मल्टीप्लाई करना है 1/100 को रिपीट कर दीजिए, 40/100 1/100 ऐड करना है अपने ऊपर वाला 60/100 इंटू ये आपका 2/100। तो सिंपल, ऊपर तो एलसीएम सेम आ जाएगा, एक के आगे आपकी 2 और 2 4 0, तो ऊपर तो 40 ही लिख दीजिए सिंपल, नीचे भी आपका एलसीएम तो यही आएगा। इसलिए नहीं काटता क्योंकि कैल्शियम फिर जो है कैल्शियम मतलब एलसीएम लेने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी। तो ये 40 और 6 दूनी 12, ये तो 120 120 और 40 160। और देखिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, 0 से 0, 4 चौक 16, तो यहां से 1/4 आपका फाइनल आंसर होगा। अगर बात करें एनसीईआरटी मैथ की तो 1/4 इस सम का 1/4 ही आपका करेक्ट आंसर है। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। टू ग्रुप्स आर competing for the position on the board of the director of the corporation, the probability that the first and the second group will win। देखिए ये प्रोबेबिलिटी गिवन है डायरेक्ट आपको, फर्स्ट ग्रुप की दे दी एंड सेकंड ग्रुप की दे दी। फर्दर if the first group win, the probability of the introducing a new product is this, ये भी प्रोबेबिलिटी है आपके पास, and the corresponding probability this one, दो सेकंड है उसकी है। if the second group win, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेकंड ग्रुप। सिंपल है ये तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ तो प्रोबेबिलिटी गिवन ही है, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड है, ये इसको फर्स्ट ग्रुप ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं। अब समझना यहां से क्या है, ये प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 वो आपको कितनी है कि फर्स्ट ग्रुप, the probability that the first and the second group will win, फर्स्ट ग्रुप की है 0.6 और प्रोबेबिलिटी E2 की कितनी है आपकी, वो है आपकी 0.4। अब यहां से देखिए, यहां से ये कहता है फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट इज, अगर फर्स्ट ग्रुप विन हो और वो जो है इंट्रोड्यूस करे प्रोडक्ट को, तो वो देखिए फर्स्ट ग्रुप तो होगा विन, और इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट इज 0.7, तो इसको इंट्रो आई से डिनोट कर देते हैं। वो कितना गिवन है आपको, 0.7 है, 0.7। और कोरस्पॉन्डिंग आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वो कितना है इंट्रोड्यूसिंग, उसका कितना है आपको गिवन 0.3। ये क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेकंड ग्रुप, तो सेकंड वाले को ऊपर रखना है सिंपली। प्रोबेबिलिटी किसकी, जो प्रोबेबिलिटी न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस, यहां से लिखेंगे न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय सेकंड ग्रुप, तो क्या होगी आपकी, सिंपली आपने सेकंड वाले को ऊपर रखना है। सेकंड वाला क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जब इंट्रोड्यूस हो आपका, और यहाँ पे रिपीट कर दीजिए E1, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, जो रिमेनिंग है वो साइड में लिखना है आपने प्लस करके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे E2 और ये इंट्रोड्यूस। अब ये वैल्यूज पुट करिए यहाँ पे सिंपली। अब आपने सेकंड वाली ऊपर लिखे ना, ये कौन सा, प्रोड्यूस बाय द सेकंड क्या है, E2 है, ये E2 वाली ऊपर लिखिए भाई, यहाँ पे E2 वाली ऊपर लिखनी है आपने,
क्योंकि वो लिखा है वहां पे भाई सेकंड ग्रुप से आई है, तो E2 वाली ऊपर लिखनी है, तो कर दीजिए यहाँ पे तो 0.4 इंटू ये आपका 0.3, अपन रिपीट करिए 0.4 इंटू 0.3 प्लस ऊपर वाली 0.6 इंटू 0.7। तो सिंपली ऊपर तो 6 4 3 12 और 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, और नीचे आपका ये तो 4 3 12 और ये आपका 6 से 42, 6 से 42, तो इसको जोड़ो 2 2 4 4 1 5, तो ये 0.54 आ गया आपका। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, तो काट दीजिए 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 से 14, 3 दूनी 6 और 3 निम 27, 2/9 आपका फाइनल आंसर होगा। अगर बात करें एनसीईआरटी मैथ की तो ऑप्शन जो है 2/9 ही आपका फाइनल आंसर है। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई इफ सी गेट 5 और 6। एक गर्ल है ना, एक डाई फेंकती है, अगर उसको 5 एंड 6 मिलती है, याद रखना एक डाई है यहाँ पे, ये फर्स्ट थ्रो, तो फर्स्ट थ्रो, ये आपका सेकंड थ्रो है, सेकंड, ये आपका सेकंड थ्रो है। ठीक है, ये फर्स्ट थ्रो है, ये आपका सेकंड थ्रो है, सिंपली। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर 3 गेट 5 6, फर्स्ट थ्रो में अगर वो 5 6 लेके आती है, यानी कि सैंपल स्पेस एक डाई का है आपका, सैंपल स्पेस क्या होगा जब डाई फेंकेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये आपका डाई के केस में होगा। ठीक है, और कॉइन के केस में आपका हेड एंड टेल होता है, वो तो आपको पता ही है। अगर उसका 5 6 आए तो सी टोस एक कॉइन 3 टाइम्स। ओके, मान लीजिए यहां पे उसका 5 और 6 आ जाता है इवन में, इवन में इसका 5 और 6 आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या करती है, एक कॉइन को फेंकती है और 3 टाइम्स फेंकती है, तो 3 टाइम के केस बनाने पड़ेंगे आपको। जब एक कॉइन को 3 टाइम फेंके ना, तो 2 की पावर 3 कर लिया करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 केस बनेंगे। और वो केस कैसे लिखने हैं, तो देखो 8 क्या कितने होते हैं, 4 होते हैं ना, तो आपने 4 बार हेड लिखना है, 4 बार टेल लिखना है। मैं यहाँ पे केस बनाने बताता हूँ। और 4 क्या कितने होते हैं, 2 2 बार हेड लिखना है, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 का 1 होता है ना, तो 1 बार हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, रट्टा मत मारना। ये कब होता है, जब जब 3 कॉइन्स आपके जो है टॉस किए जाते हैं सिमिलरली। समझ में आया? अब देखो, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन की बात करूं, क्योंकि इवन इवेंट में 2 हैं, टोटल केस आपके 6 हैं, तो आपका 2/6 हो जाएगा सिंपली। अब 5 6 अगर आते हैं तो सी टॉस ए कॉइन 3 टाइम्स, ये केस बनेंगे। एंड नोट द नंबर ऑफ हेड, भाई यहां पे एक हेड की बात कर रहा है ये, नोट द नंबर ऑफ हेड, ये इस स्टेटमेंट में कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ एक हेड की बात करता है यहाँ पे। तो देखो एक हेड कहां कहां पे है, कौन कौन सा केस है, यहाँ तो 3 हेड है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, एक हेड एक तो ये सिचुएशन है आपकी, एक हेड एक ये सिचुएशन है, और एक हेड ये सिचुएशन, मतलब 3 सिचुएशन है आपके। यहां से निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, जब क्या आई हेड आई, तो नंबर ऑफ केस कितने हैं, 3, और टोटल केस कितनी है, 8। समझ में आया? पहले ही सिचुएशन का काम हो गया। अब बात करते हैं दूसरी सिचुएशन के। अगर डाई पे यानी कि E2 पे दूसरी बार फेंका, अगर उसका 1 1 2 3 4 आया, 1 2 3 4 आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा आपका, वो होगा 4 बटा टोटल केस 6। तो सी टॉस एक कॉइन, वो कॉइन को फेंकती है, एक कॉइन मतलब एक सिक्के को,
एंड नोट वेदर ए हेड, भाई एक सिक्का उछालेगी तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होती है और टेल आने की आधी आधी होती है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी जब E2 की जब हेड आए तो वो कितनी हो जाएगी 1/2। अब अपना क्या 1 2 3 4 वाली लेनी है, मतलब ये सेकंड लाइन नीचे लेनी है आपने और सिमिलरली सम करना है, बिल्कुल चुटकी में कर देंगे इसको, तो बिल्कुल इजी टाइप का था। ये याद रखना ये कंडीशन कैसे बनानी है आपने। आई थिंक सो अब सम बिल्कुल इजी है, अब तो हम कर ही लेंगे। तो सेकंड सिचुएशन है कि वो 1 2 3 4 आए तब बताओ प्रोबेबिलिटी। तो यहां पे भी हम लिख लेंगे जो फाइंड आउट करना, प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, ट्रू टू 1 2 3 4 विद द डाई सिंपली। तो अब देखो 1 2 3 4 वाली लाइन नीचे लिया ना, तो नीचे यहां लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की E2 में जब आपको गिवन है, यहां पे सिंपली यही लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी हेड आने की E2 में प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी हेड आने की E2 में। ठीक है, सिंपली ये वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, आपका जो है फाइनल आंसर आएगा। देखिए कैसे, E2 वाली ऊपर रखने हैं, यहां से एक तो लिखेंगे 4/6 इंटू ये लिखेंगे आप 1/2, तो रिपीट करिए 4/6 इंटू 1/2 प्लस ऊपर वाली 2/6 इंटू 3/8। ठीक है ना, तो ऊपर तो आपका अगर कैंसिल करना चाहो तो कर लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, सीधा लिख दो 4/6×12 और नीचे आपका देखो 6×12 और 8×6 48, 48 ही एलसीएम आ जाएगा आपका। और 6×12 12×4 48 और 4×4 16 प्लस और 8×6 48 3×2 6। अब देखो यहां से तो 4/12 और नीचे वाली रकम ऊपर जाएगी और ऊपर वाली नीचे आएगी, तो 16 और 6 22 आपका, 12×4 48, 2×2 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये 8/11 होगा आपका फाइनल आंसर। यहां से अगर बात करें एनसीईआरटी मैथ की तो 8/11 आपका फाइनल आंसर होगा। आई थिंक सो ये मैं सम आपको समझा पाया, देख लीजिए बिल्कुल इजी टाइप का सम था, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं था, हालांकि हर एक सम मैंने ऐसा ही समझाया है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ए मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन्स ऑपरेटिंग A, B and C. The first operator A produce 1% डिफेक्टिव आइटम। देखिए 1% गिवन है, जब प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे ना तो 1/100 कर लेंगे आप। Whereas the other two operator B and C 5% 7% defective item respectively. A is on the job of 50% of the time, मतलब A जॉब पर रहता है 50% अपने टोटल टाइम का, आधा दिन मतलब। B रहता है 30% और C रहता है 20% ऑफ द टाइम। A डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी प्रोड्यूस बाय ए। अरे ए वाला ऊपर रखना है, तो देखिए एक तो ए है आपका, यहां से ध्यान से देखिएगा, एक ए है, एक ये बी है आपका और एक ये सी है आपका। ठीक है, ये 3 है आपके, यहां से तीनों चले हैं ऐसे। ठीक है भाई, मैन्युफैक्चर मशीन ए जो है कितने का प्रोडक्शन करती है, E1 करती है 1% का, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी आपकी 1/100। ऐसे ही E2 का प्रोडक्शन कितना है, वो करती है आपका 5% का, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी E2 की, वो होगी आपकी 5/100। सिमिलरली E3 कितना करता है आपका, E3 करता है 7% का, और प्रोबेबिलिटी E3 की क्या होगी 7/100 होगी। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये कहता है वेयर एज बी एंड सी, ये हो गया, ए इज ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम। भाई ए है ना 50% जॉब पर रहता है अपने टाइम का, 50%, 50% का मतलब 50/100।
बी रहता है जॉब पर अपने टोटल टाइम का, वो कितना रहता है 30%, कहां पे है 30%। और सी रहता है जॉब पर अपने टोटल टाइम का, वो कितना रहता है, वो रहता है 20%, है ना 20%। सिमिलरली इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है ए आइटम इज डिफेक्टिव प्रोड्यूस हुआ है किससे, मशीन ए से, मतलब ए वाली रो को ऊपर रखना है, प्रोबेबिलिटी किससे, डिफेक्टिव प्रोड्यूस बाय मशीन ए, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए वाले को ऊपर रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, जो ऊपर रहता है E1 वर्कर, ऐसे ही E2 की प्रोबेबिलिटी जो ऊपर रहता है E2 वर्कर। और ये रिपीट कर दो पहले, तो आप ये रिपीट करो कैसे, ये 1 1 है तो यहाँ पे 1 ही रहने दो, फिर दूसरी में आपने E2 लिखना है, तो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ जो पे रहता है ये आपका E2। सिमिलरली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी E3, और वो कहाँ पे जॉब पे रहता है E3, ठीक है। ये हो गया। अब सिंपली यहां से वैल्यू पुट अप करते रहिए, यहाँ पे उठा उठा के, ए मतलब 1/100 इंटू ये हो जाएगा आपका 50/100, काटना मत, वो बाद में अपने आप कैंसिल कर लेंगे, वो आसान पड़ता है फिर। ये 5/100, ये एक बार फिर रिपीट कर दो पहले, तो एक बार फिर से इसको जो है रिपीट कर दो, ये हो जाएगा 1/100 इंटू 50/100 प्लस ये हो जाएगा आपका सर 5/100 इंटू 30/100 प्लस ये हो जाएगा आपका 7/100 इंटू 20/100। ऊपर तो देखो आपका 50/100 की मल्टीप्लाई करोगे तो 4 जीरो हो जाएंगी, ठीक है। नीचे भी आपका सेम यही रहेगा 4 जीरो। अब यहाँ पे 50, 5 तिया 15, 150, 150 और 50 200, और 7 दूनी 14, 140, 200 340 हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये 5 तिया 15, 150 और 50 200, और 7 दूनी 14, 140, 340 हो जाएगा। देखो इससे ये कैंसिल आउट आपका, 5 पे कैंसिल करिए, 5 एकम 5, और यहाँ से 5 6 30, 5 6 40, 5 6 30, 5 6 40। तो ये कौन सा सम है आपका 11 है, तो 5/34 आया है यहाँ पे, तो 5/34, ये 50 था ना ऊपर, 50 था भाई, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5/34, 50 करिए ऊपर 34 हो जाएगा, ये 5 लिख दिया था ना, ये 50 था, 50 से कम 50, ठीक है। अब ठीक है, ये आई थिंक सो, क्योंकि एनसीईआरटी मैथ में मिलाना जरूरी है, इतने सम करते हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि फिर बाद में आप चिल्लाते हो सर मिस्टेक मिस्टेक, तो हम वहीं पे करेक्ट कर लेते हैं जहां पे आपका सम जो है मिस्टेक में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। एक कार्ड देखिएगा ध्यान से, और ये आपका जो है, ये आपका लास्ट है मैथ का, 12th का। इसके बाद मैंने एक सेक्शन में डाल दिया है पूरा मैथ, अगर आप वहां से जाएंगे मेरे कोर्स में जाइएगा, वहां पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। एक कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट, भाई एक कार्ड आपका गुम हो गया 52 पत्तों की गड्डी में से, ठीक है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड, तो वो फाउंड हुए कि वो डायमंड है। अब सिंपली देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द लोस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, जो लोस्ट कार्ड है ना वो आपका डायमंड ही था, सिंपल। अब देखो दो यहां पे दोबारा से करेक्ट करिए, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन है, इवन है मतलब वो पत्ता अगर 13 डायमंड का आए तो 13 C1 बटे 52
C1 होगा, अगर वो डायमंड का ना आए तो वो 39 में से आएगा, 39/52, या इसको C1 कर लीजिए, कोई बात नहीं, एक ही टाइम्स करना है, इसको 13/52 कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा इसमें, देखिए चेंज क्या होगा, यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करेंगे सेम फंड अप्लाई होगा, तो यहाँ पे आपका 13 चौके 52 1/4 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा आपका 12 गुणा 11 बटे हो जाएगा 51 गुणा 50, तो नीचे सोल्व करिए आप, हो जाएगा 1/4 गुणा 12 गुणा 11 बटे 51 गुणा 50 जमा ये नीचे वाला 39/52 गुणा 39/52 क्या आ जाएगा आपका 13 गुणा 12 बटे 51 गुणा 50, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना है आप, तो देखो 51 गुणा 50 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी, इसको कॉमन करके बाहर करके कैंसिल कर दीजिए, नीचे से नीचे आपको ऊपर आ जाएगा 4 तिये 12 11 तिया 33, तो ऊपर रह जाएगा। नीचे अगर 51/50 तो कर लिया, तो ये 4 तिये 12 11 तिया 33, तो ये हो जाएगा, प्लस यहाँ से 51/50 तो यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो ये बचेगा 13 चौके 52 और 4 तिये 12 और 9 तिया 27 और 3 तिया 9 और 2 11, तो जब इसको ऐड करेंगे तो 7 और 3 10, 7 और 3 10, 3 और 1 4 और 1 5 1, यानी कि 33/150 होगा। ट्वेल्व सम है 11/15, 11/50, तो 11 तो 3 पे और कट जाएगा ये, हाँ 3 पे कट जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 पंजे 15 0, तो 11/50 आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो समझिएगा, अगर वो डायमंड का पत्ता जो गुम हुआ है, अगर वो डायमंड का पत्ता होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 13 में से आएगा, अगर वो डायमंड का पत्ता नहीं होगा तो 39 में से आएगा, ठीक है। और अगर वो पत्ता डायमंड का गुम हुआ है तो एक पत्ता कम होगा, तो 12 में से आएगा, अगर वो पत्ता डायमंड का गुम नहीं हुआ तो वो 13 में से आएगा। तो सिंपल टाइप से आपने इस सम को जो है करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम देखिए आप, probability that A speak truth is 4/5, A coin is tossed, A report that a head appear, and probability that actually there are head is, देखिए probability that A speak truth, भाई एक A जो है truth speak मतलब एक A है, ये अगर truth मतलब सच बोलता है तो वो 4/5 है, अगर वो झूठ बोलता है एक में से घटा दो, 1 माइनस 4/5, तो यहां से 1/5 आ जाएगा। अब आगे क्या बोलता है, ए कॉइन इज टोस्ट, रिपोर्ट ए हेड अपीयर, भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर वो ट्रूथ, ये ऊपर वाली ट्रूथ वाली है, ये प्रोबेबिलिटी गिवन है आपको E1, इसकी ये ट्रूथ बोलता है जब, और जब ये झूठ बोलता है ये आपकी E2 है, ठीक है। अब अगर वो सच बोलता है और हेड ही आए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर वो ट्रूथ सच बोलता है और हेड आए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अगर वो झूठ बोले, अगर वो झूठ बोले और फिर भी हेड आए तो वो प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो भी 1/2 है, क्योंकि टेल आएगी, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। तो द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर इज वाज ए हेड, एक्चुअली तो कब होगा, जब वो सच बोले और एक्चुअली में हेड आए, तो 4/5 को ऊपर रखना है, 4/5 गुणा 1/2, सिमिलरली 4/5 गुणा 1/2 जमा यहां से 1/5 गुणा 1/2, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 4/10 हो जाएगा, ये 10 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से 4 और 1 5, तो 4/5, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ से जो है करेक्ट होगा। और ऑप्शन में बात करें तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है आपका, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट ए, देखिए ए पूरे का पूरा बी के अंदर है, ए अगर पूरे का पूरा बी के अंदर है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपकी नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है।
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट। अब अगर मैं ऑप्शन थर्ड की बात करूं, देखना ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर आप ध्यान से देखेंगे ए पूरे का पूरा बी के अंदर है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन, देखिए मैं यहां पे करके दिखाता हूं, ए आपके पास है 1 2 और बी आपके पास है 1 2 3। आप देख सकते हैं ए पूरे का पूरा बी के अंदर है, ए पूरे का पूरा बी के अंदर है। अगर दोनों में कॉमन की बात करूं तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 ही तो है, और 1 2 क्या है आपका, ए है, मतलब दोनों का कॉमन पार्ट ए है। तो यहाँ पे दोनों का कॉमन पार्ट यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि दोनों का कॉमन पार्ट आपका ए ही है। तो यहां से आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया। अब अगर ध्यान से देखें, जो डिनोमिनेटर है, जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, प्रोबेबिलिटी 1 से इक्वल और 0 के बराबर और 0 से छोटी होती है, बट यहाँ पे ये बोलता है बी नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये सिचुएशन तो यहां से गायब हो गई। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेस देन 1 होगा। अगर मैं इसको उलट दूं, 1 बाई कर दूं, तो याद रखना ये जो इनक्वालिटी है ना, ये रिवर्स हो जाती है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से यहां भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से यहां भी मल्टीप्लाई कर देता हूं। आपका लेफ्ट साइड क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आई थिंक सो। देख लीजिए, ये सम आपको अच्छे से समझ में आया, और आज आपका जो है 12th क्लास का मैथ जो है, हर एक सम बिल्कुल अच्छे से हमने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में या हमारे कोर्स में जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। चैनल का नाम है मोहन सा लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स अगेन फ्रेंड।